तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर, क्या नाम है चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब आपको जिस डायरेक्शन में चलना है वो डायरेक्शन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन नहीं है। मोशन तीन तरीके से हो सकता है। जैसे आप लोग, एक तो वन डायमेंशन मोशन है, एक टू डायमेंशन मोशन है और एक थ्री डायमेंशन मोशन है। इसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। प्लेन समझते हो? प्लेन का मतलब है जैसे ये एक सतह है, एक सरफेस है। ये सरफेस एक टू डायमेंशन प्लेन है। थ्री डायमेंशन मतलब मोशन इन स्पेस। स्पेस स्पेस का मतलब वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है। स्पेस का मतलब है जब आप थ्री डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। शांति से सुनो, तब थोड़ा कानों में आवाज जाएगी, आपस में बात करने से अच्छा है। वन डायमेंशन मतलब जो भी पार्टिकल है वो, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए तुमको एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। जब दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो मोशन इन 2D है, जब तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो मोशन इन 3D है। सिंपली इसको ऐसे समझो। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे लिए कंडीशन ये डेवलप हो रही है कि मैंने शब्द तो बोल दिया मोशन, लेकिन मोशन आखिर है क्या, इस बात को समझना चाहिए। ये अगर एक बार समझ में आ जाए तो यहाँ से फिजिक्स को शुरुआत समझ में आ जाएगी। अभी तक मैंने तुमको बोला था कि इतने दिन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ने की। आज का ये वो पावन दिन है जिस दिन आपकी फिजिक्स प्रारंभ हो रही है। आज जो पहली चीज आप पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन ही है। ये तो टाइप्स ऑफ मोशन है जो मैंने ऊपर बात करी, लेकिन वास्तव में मोशन है क्या? और मोशन का एक अपोजिट शब्द होता है जिसे कहते हैं रेस्ट। फिजिक्स में यही दो प्यारी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ना मोशन मोशन होता है, ना रेस्ट रेस्ट होता है। जो मोशन है वो रेस्ट है, जो रेस्ट है वो मोशन है। क्या बात बोल, जो मोशन है वो रेस्ट है, जो रेस्ट है वो मोशन है। मतलब मोशन मोशन है, रेस्ट रेस्ट है, जरूरी नहीं ऐसा हो। इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये इस बात पर निर्भर कर रही हैं कि हम कहां पर खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं। तो मेरे पास एक चीज यहां पर, एक नई चीज सिनेरियो में आती है जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के आप फिजिक्स को नहीं देख सकते, खास करके क्लासिकल मैकेनिक्स को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल अगर तुमको याद हो पुरानी क्लासेस में, कि मैंने एक पेन मेरी जेब में रखा हुआ था और उस पेन के बारे में मैंने ऐसा बोला था, या जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं याद होगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक बटन है, बटन दिख रहे हैं? टी शर्ट में एक बटन है प्यारा सा। इस बटन की मेरे से कुछ ना कुछ दूरी है, मेरी बॉडी से कुछ ना कुछ तो है ना, 2 mm 4 mm 5 mm ऐसी कुछ दूरी पर है। मैं एक जगह से दूसरी जगह गया। मैं यहाँ से यहाँ गया, चल के आया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया। इस दौरान इस घटना को देखने वाले दो लोग हैं। इस घटना को एक तो मैं खुद देख रहा हूँ, दूसरा आप देख रहे हो। यही बातें हैं। अब मैंने दोनों लोगों से पूछा, एक मैंने अपने आप से पूछा, एक मैंने आपसे पूछा। मैंने पूछा बताओ ये बटन मोशन में है या रेस्ट में है? तो आपने क्या बोला और मैंने क्या बोला? जबकि घटना तो एक ही घट रही है। एक घटना देखने वाले दो, तो अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो जो भी बात होगी वो सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में होगी? ऑब्जर्वर के। ठीक है। ऑब्जर्वर बड़ा खतरनाक चीज होती है। ऑब्जर्वर ये वो है जो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। इसका खुद का कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम की स्पेलिंग यही है। कार्टेशियन सिस्टम मतलब
इसके पास एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, इसके पास खुद की घड़ी भी है, गरीब नहीं है, इसके पास घड़ी है। घड़ी है ये अपने आप में एक और मजेदार चीज है। जैसे मैं जब इस कोने से इस कोने तक गया, तो हो सकता है किसी की घड़ी में अभी 10 बज रहे हो सकता है किसी की घड़ी में 11 बज रहे हो सकता है किसी की घड़ी अभी 12 बजा रही हो। मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं लौट के आया तो बताओ मुझे कितना टाइम लगा, तो आप सब लोग अपनी अपनी घड़ी देख के बताओगे, हाँ या ना। जिसकी घड़ी में 10 बज रहे होंगे वो बोलेगा 10 बज के 10 सेकंड पर आप वापस लौट के आ गए। कोई बोलेगा नहीं 11 बज के 11 सेकंड पे आए, या 11 बज के 10 सेकंड पे आए। कोई बोलेगा 12 बज के 10 सेकंड पे आए। जिसकी जो घड़ी जो आंसर बताएगी उस हिसाब से वो अपनी वैल्यू बताएगा, हाँ या ना यार। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर जो है उसके पास दो चीजें हैं, एक तो कार्टेशियन सिस्टम और दूसरा क्लॉक। कार्टेशियन सिस्टम का काम ये है कि मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे से इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, कुछ दूरी थी। यही बात अगर मैं इस बच्ची से पूछूं तो कहेगी सर 1 मीटर दूरी है। पीछे वाले से पूछूं तो कहेगा नहीं नहीं सर आपके 5 मीटर दूरी है। इससे पूछूं तो कहेगा 2 मीटर दूरी है। तो मतलब तुम हर एक व्यक्ति अपना खुद का एक कार्टेशियन सिस्टम लेके बैठा है, अपने आप में खुद में एक ऑब्जर्वर है। तो वो हर घटना को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। चमक गई बात। ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा है उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल मतलब समझ में आ गया ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जहां पर ऑब्जर्वर खड़े होके चीजों को देख रहा है। जनरली यह ऑब्जर्वर एक ही जगह खड़ा रहता है ओरिजिन पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो अगर ऑब्जर्वर कार में चल रहा है तो कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर लिफ्ट में है तो लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आया ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे भी हो सकता है और मूव करता हुआ भी हो सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अभी तक मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इन सबकी बातें नहीं करी हैं। अभी तो मैंने बताया है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए किस चीज की प्राइमरी जरूरत है। एक तो अभी से डाउट आ गया नालायक, क्या? क्या फ्रेम ऑफ? बिल्कुल हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऐसी चीज है कि दो ऑब्जर्वर जा रहे हैं तो दो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। देखो कार अगर चल रही है, उस चलती हुई कार को दो लोग देखें, एक तो कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और एक कार के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति। तो बाहर खड़े हुए व्यक्ति को क्या लगेगा कि कार चल रही है, तो बाहर वाले के लिए कार मोशन में है, अंदर वाले के लिए कार रेस्ट पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अलग हो ही सकता है। जहां जहां ऑब्जर्वर वहां वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां ऑब्जर्वर। समझ गई इतनी बात? ठीक है जी। इतनी भी बात पड़ी है, इस बात को लिखना चाहेंगे क्या? क्या इतना ठीक है? ठीक है, चलो। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। तो एक हेडिंग डाल दो, मोशन और रेस्ट। लिख ले लिख ले, लिख लिया? देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर। देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट। There is no absolute motion or rest. It depends on frame of reference. Reference. Reference.
उम्मीद करते हैं आप लोगों ने छाप लिया होगा, है ना। तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात लिख दी कि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, ठीक है। मोशन और रेस्ट इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी, मोशन और रेस्ट is a combined property, motion or rest is a combined property of the object under study and the observer. Study and observer, क्या लिखा है ये? Study, STUDY and the observer. अगला पॉइंट, मैंने ये बात तो लिखा ही थी, देयर इज नो मीनिंग ऑफ फ्रेम, नो एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट एंड it depends on frame of reference. If a body changes its position with time, if a body changes its position with time, it is said to be moving, otherwise it is rest. ठीक है, अगली हेडिंग लिख ली जाए, डिस्टेंस। चलो भाई शुरू करें डिस्टेंस। पढ़ाई पढ़ाई, अरे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। देखो, एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी। ए से लेके बी तक जाने का एक रास्ता है, रोड बना दिया पहले से सरकार ने, रास्ता दिख गया तो अपन इस पर आराम से साइकिल चलाएंगे, पहुंच जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे भी सही बात है। इसके जो पाथ की लेंथ है इसी को डिस्टेंस कहते हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या का मतलब क्या है? पाथ लेंथ। जो भी रास्ता है उसकी लंबाई क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है, इसी से मिलता जुलती एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी जाने के कितने पाथ पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। ए से बी जाने के कितने पाथ पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। अरे कोई कैसे भी जा सकता है। मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे जा रहा हूँ नाच के, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे घूमते हुए जा रहा हूँ टीचिंग, मैं कैसे भी जा सकता हूँ। ए से बी जाने के इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वही पाथ है जो डिस्प्लेसमेंट के तौर पर बताया जाता है। डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन के साथ नहीं बताई जाती। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो डायमेंशन है एल है। इसके पास अगर अपन बात करें, मतलब पाथ लेंथ का सिंपल फॉर्मूला तो तुम्हें पता नहीं है। डिस्टेंस के बारे में ऐसा है कि देयर आर इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। ठीक है जी, तो पाथ लेंथ को अपन डिस्टेंस कह देंगे। इसी का पड़ोस में एक भाई है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। ये है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विद डायरेक्शन। अब ये कहानी क्या है, इसको जरा समझो, लिखना बंद करो। देख भाई, अपन ए से बी गए, तो ये तो हो गई मेरे लिए क्या, डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, तो तुम्हारा ये एक ऐसा पॉइंट था इनिशियल, और बी कैसा पॉइंट था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ए से बी होगा, इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी, इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन की पंगा समझ में आ गया हमेशा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है, इनिशियल से फाइनल। अब इसको अगर मैं देखना चाहूं इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये इतना गंदा क्यों दिख रहा है लाल कलर? चलो अपन तो गिरगिट हैं, रंग बदल देते हैं, आओ पीले रंग से लिखें। अब हम बात करें इससे आगे, तो देखो भाई, ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। ठीक है बच्चा, ये y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। ओरिजिन से इधर अपन ने एक वेक्टर बनाया, क्या मैं इसको आर ए वेक्टर बोल सकता हूँ? ये है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे आर ए वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, x1 माइनस जीरो मतलब x1 आई कैप, y1 माइनस जीरो मतलब y1 जे कैप, प्लस z1 माइनस जीरो, तो कितना हो गया, z1 के कैप। पोजीशन वेक्टर लिखना सीख गए? सिखा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया? अब जैसे बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, तो बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी। हम निकालना चाहते हैं क्या, यहां पे लिख रहा हूं, है ना, तो ये सबसे लास्ट में लिखना है ये वाला। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फंडा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरे लिए क्या है, आर बी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर वेक्टर होगा वो डेल्टा आर वेक्टर हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये हो जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 आई कैप, देखना सही लिख रहा हूँ क्या, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्या तुमको पल्ले पड़ा? सिंपल, b में से a घटा दिया तो x2 में ये आई कॉमन हो गया, तो x2 में से क्या चला गया, x1। यहाँ पर क्या चला गया, y2 में से y1, और यहाँ पे क्या चला गया, z2 में से z1। तो ये डेल्टा आर वेक्टर आएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो इसकी डायरेक्शन देखो अब बोर्ड पे, इसकी डायरेक्शन है ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो ए से शुरू हुआ बी की तरफ और वैल्यू है डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा सर, हमने तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी तो पढ़ रखा है, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं क्या? हाँ सोचा जा सकता है, सर दिमाग खोल के बैठना। मैं इस यहाँ पर एक छोटी सी जगह तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझना है। इसमें कौन से दो साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहे हैं तुमको, एक तो आर ए, और उसी डायरेक्शन में कौन है, डेल्टा आर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो हैं, और अपोजिट में कौन है, ये आर बी वेक्टर। सही बात है?
तो दिस शुड बी इक्वल टू आर बी वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या आया, आर बी माइनस आर, यही तो आया। यही तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इनिशियल से फाइनल। तो कैलकुलेशन में क्या इस्तेमाल करना है, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, और डायरेक्शन क्या बनानी है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। समझ गई बात? दो बातें याद करो, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, इनिशियल से फाइनल, और कैलकुलेशन में क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। राइट हो गई दिमाग में बातें? तुमने जो कुछ भी पढ़ा है बोर्ड पे, इसमें कोई डाउट है क्या? कौन सा बेटा? डायरेक्शन मतलब ये दोनों क्लॉकवाइज है ना बेटा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन यही तो था कि दो क्लॉकवाइज में है तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट देगी ट्रायंगल में। तो था नहीं क्लास में, क्या नाम है तेरा? एहान, हाँ बताया तो था तूने, एहान। तुमने जो कुछ भी पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो पूछो। डिस्कशन का दौर आगे बढ़ाया जाए। हमने अभी तक ये देखा कि कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, जो रास्ता है उस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस होती है, एक जगह से दूसरी जगह के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ की जो लंबाई है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आप लोगों ने ये जो पोजीशन वेक्टर सबसे लास्ट में ये निकाला, यही निकाला था ना सबसे लास्ट में। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दूं तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोग आसानी से निकाल देंगे कि सर देखो डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया ना ये, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसे आप लोग कुछ दिन पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते थे, हाँ है ना? जबकि वास्तव में ये है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है, या ऐसा बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। सही बात है? अब ठीक है, चलो। तो ये हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट। ये गायब क्यों हो जा रहे हैं? दूसरी बात आपके जीवन में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताएंगे सही लिख रहे हैं मैं गलत लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों को लगता है स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू वाले याद रहेंगे, आओ वोटिंग कराए ना। ट्रू वाले याद रहेंगे, हटाओ हटाओ हटाओ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा कितने लोग? ट्रू वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, लगभग 99% है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। कितने लोगों का आंसर है नो? सर आपने लिखा है निहायत ही गलत लिखा है, बताओ क्या होना चाहिए? है वेरी गुड भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि कभी भी आप स्केलर और वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। सही आंसर है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आया ना? क्योंकि आप कभी भी, डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। तो नालायक नहीं है, डिस्टेंस तो वैसे ही पॉजिटिव आएगी हमेशा, ठीक है ना? चलो भाई, दूसरी चीज, स्टेटमेंट लिख रहे हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कितने लोगों का मानना है ट्रू है? कितने लोगों का मानना है फॉल्स है? कोई नहीं, मतलब सही बात है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, डिस्टेंस जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगला स्टेटमेंट के बारे में बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ भैया,
कितने लोगों का मानना है ये ट्रू है? सबका ही मानना है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, सही बात है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का आंसर कुछ भी आ सकता है, वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कैन नेवर बी नेगेटिव। सारी बातें समझ में आ रही है? जितना पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, अगर तुमसे बोला जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ तो क्या डिफरेंस है? एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, ये डिस्टेंस तो लिख लोगे, है ना? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? और इसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा कम रहेगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहले आप क्वेश्चंस करना चाहेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, या फिर आप पहले वेलोसिटी और स्पीड पढ़ना चाहेंगे? क्वेश्चंस करना चाहेंगे, ठीक है। आओ प्रश्नों का दौर शुरू करें। पहली बात, प्रश्न देख के कोई रोएगा नहीं, ठीक है? रोना अलाउड नहीं है। जिसका रो थ्रू चेहरा दिखाई दिया उसे तो घूंसा मारूंगा मैं, ठीक है वैदेही? तो करे लिखो। A particle starts its motion from origin. A particle starts its motion from origin and travels in x direction it reaches to x is equal to 10, then it reaches to x is equal to 10, then returns towards origin, and finally it stops at and finally it stops at, साहब क्या लग रहा है कहाँ रुकेगा? -3 पर रोक देते हैं, एट x इज इक्वल टू -3 एंड फाइनली स्टॉप्स एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है जी? तो प्रश्न ये है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। करो, देखो क्या कह रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर चढ़ के जा रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। मुझे पता ही नहीं है, मैं जब सॉल्व करूंगा तब मुझे याद आएगा। मुझे जानता ही नहीं, मैं भूल जाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया वैसे ही फिजिक्स भूल गया, अब फिजिक्स याद करूंगा। पहले तो मैं सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके बाद याद करूंगा। चलो, मेरे हिसाब से सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और टाइम चाहिए क्या? देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है। ये x इज इक्वल टू 0 है,
ये x इज इक्वल टू 10 है और ये x इज इक्वल टू -3 है। यही 3 पॉइंट है जिनके बारे में बात हो रखी है। उसने ऐसा बोला, इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया, 10 तक गया, 10 से लौट के आया और कहाँ पे खत्म कर दिया अपने मोशन को उसने? -3 पे। यही है ना क्वेश्चन? पहले ए से इधर गया और फिर इधर आया। इसका नाम रख दिया मैंने सी। इस यात्रा के दौरान पहले वाला जो पार्ट इसने पूछा है कि उसने पूछा है भैया ये बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है। तो बच्चे अपने समझ गए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है। तो हे मेरे भोले बच्चों, डिस्टेंस के नाम पे उसने ए से लेके सी तक गया, फिर सी से लेके बी तक आया। ए से लेके सी तक की दूरी 10 है, सी से लेके बी तक की दूरी 13 है, तो आंसर 23 मीटर है। कितने लोगों का सही है? बढ़िया, ठीक है जी। हाँ, मैंने क्या पूछा है पहले पार्ट में? डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव में हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ है ना, पाथ की लंबाई। पाथ की लंबाई नेगेटिव कैसे हो सकती है? यहाँ से लेके यहाँ तक चला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चला। फिर इसके दूसरे पार्ट में मैंने आपसे क्या पूछा है? क्या डिस्प्लेसमेंट में मुझे इस बात से मतलब है कि बीच में उसने क्या किया? मुझे सिर्फ ये देखना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है। तो देखो भाई, डेल्टा आर वेक्टर बच्चों ने निकाल लिया होगा। फाइनल पोजीशन इज -3 आई कैप। एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप, वैल्यू है -3, तो -3 आई कैप। इनिशियल पोजीशन है इसकी 0 आई कैप। इनिशियल कहाँ पर था? ओरिजिन। का आंसर हो गया -3 आई कैप। कितने लोगों के दोनों आंसर सही है? बहुत बढ़िया। क्या धीर घुराना भाई, क्या मतलब? तो दोनों में तुमने हाथ उठाया ना यार। पापी वाली हरकतें नहीं करनी। मैं पाप भी दूर करता हूँ। गंदा गाता हूँ क्या? बहुत गंदा, इसीलिए गाता हूँ। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। लिखो भाई अगला क्वेश्चन। ए मंकी, ए मंकी, बंदरवा, ए बंदरवा, ए मंकी ट्रेवल्स, कितना चलाएं? 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then turns right and travels 5 meter more, and travels 5 meter more. Then he turns right and travels 5 meter more. दोनों का 5 दे दिया। हाँ, ठीक है, जीवन के मजे आ गए। ठीक है, चलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी क्या, खत्म थोड़ी हुआ है।
Then he climbs on a pole. Then he climbs on a pole. चढ़ गया बेटा छत पे. Then he climbs on a pole of length. कितनी लेंथ ले लें? 10 मीटर. चलो 10. Find its distance and displacement. यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्प्लेसमेंट का. करो. बोले बच्चे. बेटा पोल जहां पे वो खत्म हुआ वहीं पे पोल है. पोल तो वर्टिकली होता है. जमीन पे होता तो ऐसा क्या बोलते हैं उसे? पोल थोड़ी बोलते हैं. क्या बेटा? क्यों नहीं काउंट करेंगे? दे तो रखिए 10 मीटर. वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर दी हुई है. अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोगों से हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना? देखो, क्वेश्चन तो आसान है. क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है. बंदर ही तो है. भटकता हुआ जा रहा है. आओ बातें करें. तो बात ऐसी है दोस्त कि बंदर है. तो बंदर नॉर्थ में गया, फिर राइट साइड मुड़ गया. उसके बाद यहाँ ऊपर चढ़ गया ऐसे. समझ गए ना बात को? तो अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन मान लूँ, तो ये 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चला, उसके बाद ये ऊपर चढ़ा है ना 10 मीटर. तो मुझे अगर इसका आर वेक्टर लिखना हो ना, तो मैं क्या लिखूंगा पता है? पोजीशन वेक्टर इसका फाइनल. 5 मीटर नॉर्थ में गया मतलब 5 जे कैप. नॉर्थ मतलब जे कैप. सही बात है भाई, तुमने यही तो पढ़ा है. इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है? फिर उसके बाद राइट साइड चला गया तो क्या लिखूंगा? +5 आई कैप. और फिर ऊपर आ गया, इसका मतलब कितना लिखूंगा? कितना मीटर गया ऊपर? तो 10 के कैप. सही बात है. बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आंसर आ गया. मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. तो 25 25 50 50 और 100 150. 150 मतलब तो √150 मीटर. आंसर आ गया. ये क्या आया? डिस्प्लेसमेंट. ये क्या आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. अब आ जाओ भैया डिस्टेंस का. तो डिस्टेंस तो आसान है. डिस्टेंस में तो क्या है, सारी डिस्टेंस ऐड ही तो करनी है. मतलब 5 + 5 + 10 मतलब 20 मीटर डिस्टेंस चल गया. हाँ जी. क्या दिख नहीं रहा? नहीं बन सकता. देखो, पाइथागोरस सिर्फ यहां से लेके यहां तक लगेगी. उसके बाद 2 बार लगानी पड़ेगी. कि 2 बार लगाइए तो सही है. हाँ आ जाएगा. 2 बार लगा रही तो एकदम सही है. देखो, ये 5 और 5 है तो कितना हो गया? 5√2 हो गया. उसके बाद 10 मीटर ऐसा है. तो अब तुम्हें ये वाली डिस्टेंस ही तो चाहिए. हाँ, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी? 5√2. और इधर ये तुम्हारा 10 था, इस 10 का और 5√2 का फिर से ये डायगोनल आ जाएगा. तो आंसर तो सेम ही आएगा. हाँ, क्यूबॉइड के डायग्राम से भी बना सकते हैं. बिल्कुल सही है. बिल्कुल बना के कर सकते.
लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इससे ज़्यादा इजी हो ही नहीं सकता, है ना। अब अगर ऐसा दिमाग तुम्हारा चल गया इस क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, रुकें क्या? जो चीज़ तुम्हें सबसे इजी लगती है ना, देखो उसमें क्या क्या प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, देखना अभी, है ना, घबराना नहीं। शुरू करें? अभी तक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में ही अटके पड़े हो? आओ तो मैं नशा कराएं। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स का नहीं, नशेड़ी व्यक्ति का नशा दिखाएं। लिखो क्वेश्चन। हैं? कौन सा क्वेश्चन के हैं? उसमें प्रेस दिलवाई थी? हे मेरे प्यारे बच्चों, नशा नहीं करना है, ऐसा प्रश्न कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ले क्वेश्चन। हाँ। बेटा जो है उनसे पूछो, हमें क्या पता। हाँ। क्या? मतलब ये एकदम से तेरे दिमाग में क्वेश्चन कहाँ से आया है? अरहम? अरहम, अरहम नाम है ना तेरा तो। क्या आप लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे? बेटा फिर फैल जाओगे, फिर रो जाओगे थोड़ी देर में, फिर आंखों से आंसू निकलेंगे तुम्हारे, अच्छा थोड़ी लगता है। नहीं भाई, एक तो कंट्री डिलाइट वाले जान खाए रहते हैं। A drunkard is walking along a straight road. A drunkard is walking along a straight road. पहले मैंने सोचा था एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूंगा, हर दिन एक क्वेश्चन डाला करूंगा। दो क्वेश्चन डाले, उसके बाद मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया। तो उन दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये मैंने डाला था अपने चैनल पे। A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. And followed the same pattern again and again. and and follow the same pattern again and again. थोड़ी सी जो पीली है, ये उससे पूछेंगे अभी थोड़ी देर में। There is a pit on the road. There is a pit on the road. गड्ढा है, गड्ढा, नाला, नाला लिख ले। There is a नाला on the road. There is a pit on the road. 11 meter away from the starting point. 11 meter away. 11 लिख लो। 11 meter away from the starting point. After how much time? After how much time?
After how much time the drunkard will fall into the pit? After how much time drunkard will fall into the pit? After how much time the drunkard will fall into the pit? Each step is of 1 meter. Each step is of 1 meter and takes 1 second. Each step is of 1 meter and takes 1 second. चलो भैया. अरे यार, अब नशेड़ी व्यक्ति की बात आ गई तो अब तुम लोग उसको सहायता नहीं करना चाह रहे हो. हाँ, आप उसी जोन में हैं क्या? अच्छा. क्या आप लोग वो डायलॉग सुनना चाहते हैं? दिस इज द वर्स्ट क्लास आई हैव एवर सीन. वो जो स्कूल में आपको सुनाया जाता है, और उसके बाद वो दिस इज क्लास और फिश मार्केट, क्या होता है बोला? हाँ, तो वो सब आप लोग सुनना चाहते हैं क्या मेरे से? अच्छा. वो हो नहीं सकता मेरे से वैसे डायलॉग. मेरे हिसाब से क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए कि एक नशेड़ी इंसान है, घूमता हुआ जा रहा है. एक कदम आगे, दो कदम आगे, तीन कदम आगे, चार कदम आगे, पांच कदम आगे, फिर तीन कदम पीछे, फिर वापस से पांच कदम चलेगा. एक दो तीन चार पांच, फिर वापस से तीन कदम पीछे. ऐसे चल रहा है इसी पैटर्न पे. पांच आगे तीन पीछे, पांच आगे तीन पीछे, पांच आगे तीन पीछे. डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये बात समझ गए? तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मीटर पे यहाँ पे गड्ढा है. यहां से व्यक्ति चलेगा, और चलता रहेगा. पांच आगे जाएगा, तीन पीछे आएगा, तो कितना चलेगा? क्वेश्चन समझा दिया है मैंने. आप लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे? 44 सेकेंड, 41 सेकेंड. देखो बेटा, क्या है कि जब भी फिजिक्स के प्रश्न हो तो उनमें अपनी तरफ से कुछ अजम्पशन नहीं मानना है कि मुड़ गया, बीच में उसकी पत्नी का फोन आ गया, बीच में कोई बाइक वाला उड़ा गया. ये सब बातें नहीं सोचनी है. चलो शुरू करें. ठीक है भैया, देखो उसके पैटर्न को अगर समझा जाए. हे मेरे पापियों, पांच आगे गया, तीन पीछे आया, तो अल्टीमेटली वो 2 मीटर ही चल रहा है. ऐसा मैं हर बार देख रहा हूं. इस 2 मीटर को कवर करने में उसने कितना टाइम लिया होगा? तो पांच आगे गया, तीन पीछे आया, तो कितना टाइम लिया? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक आशनी इधर देख ले, अच्छा रहेगा. देख, 8 सेकेंड. कितना चला? 2 मीटर. अगर 2 मीटर चलने में 8 सेकेंड ले रहा है, तो तुम लोगों ने सिंपल सोच लिया होगा 11 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा. लेकिन समस्या पता है क्या है? हमें तो उस बंदे को गिराना है ना गड्ढे में. मतलब अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए. अगर मुझे ये चाहिए तो इसका मतलब 11 से 5 कदम पहले, मतलब 6,
जब वो यहां से होगा 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5वें कदम में तो जमीन के अंदर, उसके बाद 3 कदम पीछे क्यों आएगा? सोच के तो देख, आया ना? मतलब 6 सेकंड के बाद की जो जर्नी है उसमें उसे कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। लेकिन उससे पहले हर 2 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा? 8 सेकंड, 8 सेकंड और 8 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो 8 + 8 + 8 + 5, 8 × 3 = 24 और 5 29 सेकंड के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। समझ गए? एक ही बार गिराना है, बार बार नहीं गिराना है कि गड्ढे में से फिर उठ के फिर जाएगा वापस, फिर से मैं गिरूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्या पता सर उसके मन में फिर से आ जाए गिरने की। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पर चलाओ यार, थोड़ा मजा आए। हम लोग मजे लेने ही तो आए हैं। हम लोग पैदा क्यों हुए हैं? सब मजे लेने के लिए। ये ऐसी दारू पी के, मतलब कौन सी दारू पी है इसने? देसी पौवा। क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? देशी दारू के कई प्रकार हैं, उसमें से ये भी एक नाम है, संतरा। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। गिरा गिरा गिरा, ये देखो ये गिरा गड्ढे में है। प्रांजल इसी में खुश है, गड्ढे में गिरा दिया मैंने उसे। आज क्लास में सबसे ज्यादा एक ही व्यक्ति खुश है, वो है धीर खुराना। तो चला जाए सुदीति आगे? नहीं तो यही रहना है क्या गड्ढे में? कहीं तू तो नहीं है? ऐसे बोल सकते? नहीं, सुदीति साउथ इंडियन की है, साउथ इंडियन है ना। THI, ये वाली सुदीति थोड़ी है। यस। बड़ा आनंद आता है। तो भाई मेरे हिसाब से गड्ढे में बच्चे गिर गए, ये दोनों गिर गई। तो इसी बात पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का दौर आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन ये है कि, लिखो लिखो बड़ा क्वेश्चन लिखो, यही तो जीवन है। क्या लिखेगा क्वेश्चन, बता। क्वेश्चन को डेटा एज इट इज देते हैं, वरना डेटा फंस जाएगा। अ पर्सन मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। अ पर्सन मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, on a circular track of radius r, circular track of radius r, it completes one revolution in 40 seconds. It completes one revolution in 40 seconds. Revolution in 40 seconds. Calculate distance and displacement in 2 minutes 20 seconds. Calculate distance and displacement in 2 minutes 20 seconds. Distance and displacement in 2 minutes 20 seconds. एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकेंड।
और मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के अंदर। करो जल्दी। क्या बेटा? फोर्टी। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। अगर एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड का है तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया कितना? 140 सेकंड। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही पता करने हैं तो टोटल टाइम है 140, एक का है 40, तो कितना हो गया ये? 3.5 रिवॉल्यूशन हो गए। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। 3.5 रिवॉल्यूशन होते ही तुमसे पूछा क्या गया है? हाँ जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। देखो ये तो है सेंटर। सपोज करो तुमने यहां से शुरू किया, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, तो एक चक्कर पूरा हो गया होगा, दूसरा चक्कर भी पूरा हो गया होगा, तीसरा चक्कर भी पूरा हो गया होगा, उसके बाद आधा चक्कर और चल के आए होगे तो यहाँ आए होगे ना अपोजिट। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा पॉइंट? फाइनल। ये आर है, ये आर है, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। खत्म। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बिल्कुल। और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस एक चक्कर कितना होता है बेटा? 2πr। सर्कमफेरेंस है ना, तो एक कितना होता है? 2πr। तुम्हारे पास कितना है टोटल? 3.5 रिवॉल्यूशन। तो 3.5 का दुगना 7πr। ठीक है जी। अगली हेडिंग लिखी जाए स्पीड। देखो इसके अच्छे क्वेश्चंस और कब बनेंगे? जब आप लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ लोगे तब। जब तक नहीं पढ़ रहे हो तब तक आराम से चलने दो, जीवन ऐसे ही। हाँ हाँ, आसान है। ये चैप्टर आसान भी है, टफ भी है, दोनों है। देखो फिजिक्स में कोई चीज़ आसान नहीं होती और कोई चीज़ टफ नहीं होती। तुमको अगर इजी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं तो इसका मतलब इजी है, वो टफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसका मतलब टफ है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी इजी है। कुछ तो लोग कहेंगे। आप लिया जा, चले आगे। 7πr तूने कहाँ लिखा? अगली हेडिंग लिखी जाए स्पीड। रेट बाई विच डिस्टेंस इज कवर्ड, डेफिनेशन इसकी लिख लो। इट इज रेट बाई विच डिस्टेंस इज कवर्ड। इट इज रेट बाई विच डिस्टेंस इज कवर्ड। सेकेंड, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. यूनिट मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिख दो, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन LT-1। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT-1।
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन फॉर अ मूविंग पार्टिकल speed can never be negative or zero. For a moving particle, speed can never be negative or zero. It is always positive. Negative or zero. It can never be negative or zero. It is always positive. कंटिन्यूएशन में लिखना है मूविंग पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट हेडिंग यूनिफॉर्म स्पीड, फटाफट लिखते जाओ ना, थ्योरी नेट यूनिफॉर्म स्पीड, when particle covers equal distance in equal time interval, when particle covers equal distance in equal time interval, then it is said to be moving with uniform speed. When particle covers equal distance in equal time interval, then it is said to be moving with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या स्पीड को ही लिख दो, स्पीड का ही फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म एवरेज आ जाएगी इससे। यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वापस से बाकी चीज़ें लिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी स्केलर है और ये सब चीज़ें, ये सब सेम है। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ब्रैकेट में लिख देना वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ब्रैकेट में लिख देना वेरिएबल स्पीड। when particle covers unequal distance in equal time interval, when particle covers unequal distance in equal time interval, when particle covers unequal distance in equal time interval, हाँ ना वाइस वर्सा। इस लिहाज से पूछ रही है कि वो कहना चाह रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या फिर अनइक्वल, हाँ तो वो सही बात है। नेक्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड it is ratio of total distance traveled, it is ratio of total distance traveled to the time taken, is total distance traveled to the time taken. नेक्स्ट, या एवरेज स्पीड में पहले पढ़ा दूं फिर पढ़ा ही देते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं अब एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड की जो सिंपल फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये बात है, ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला जो दिख रहा है, इससे देखो क्वेश्चंस कितने प्यारे बनते हैं। जैसे पहला केस में ऐसा ले सकता हूं कि जो पार्टिकल है वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है कि उसने अ पार्टिकल ट्रेवल्स with v1 speed for t1 टाइम। एक पार्टिकल v1 स्पीड ट्रेवल कर रहा है कितनी देर के लिए? t2 टाइम के लिए। देन v2 स्पीड से वो कितनी देर ट्रेवल किया?
t2 टाइम। तो हमसे पूछा इसकी एवरेज स्पीड बता दो क्या होगी। ठीक है, तो बेसिक कभी नहीं भूलना है। ये चीज़ है जितनी भी देखने में इजी लग रही है समय के साथ टफ होती जाती है। बेसिक क्या है कि उसने v1 और ये v2 दो इंटरवल ट्रेवल किए। इसमें कितनी देर ट्रेवल किया t1 और इसमें कितनी देर ट्रेवल किया t2। लेकिन v1 उसकी कैसी स्पीड थी यूनिफॉर्म, और v2 कैसी स्पीड थी यूनिफॉर्म। v1 से v2 चेंज होने में कुछ टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे सडन मैंने बोल दिया कि इसकी स्पीड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v1 से v2 हो गई। रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में स्पीड जब भी चेंज होगी, कोई भी फिजिकल ओरिएंटेशन चेंज होगा किसी भी सिस्टम का, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ टाइम लगेगा हम उसे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कंसीडर करने से ना हमारी पूरी फिजिक्स गड़बड़ा जाती है। तो मतलब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते समय उसको कंसीडर नहीं करते। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो भी ये घटना घटी, इस घटना के दौरान इसमें कितना इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड का नोटेशन होता ही है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दिए तो एवरेज हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है टोटल डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो अपन बोलेंगे देखो भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो v1 से t1 चलाए तो डिस्टेंस कितनी हो गई v1 t1, सही बात है। प्लस ये चलाए तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई स्पीड इनटू टाइम। नीचे टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस, समझ गए बात को, कितना चमका v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अब इसमें ना ये ऐसा बोलता है कि इफ टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो जाए तो उस केस में जो ये एवरेज है, ये देखो तुम v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस टी ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो ये है एवरेज कितना v1 प्लस v2 बाई, ये एवरेज हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर मैं बोला t1 और t2 को मैंने बराबर t मान लिया, ऐसा मैंने यहां पे मान लिया, तो मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन सुना है क्या। ये v1 v2 का अरिथमेटिक मीन है, नहीं सुना है तो याद रख लो। जैसे अगर ये तीन होते, मैं इक्वल टाइम इंटरवल में, एक इंटरवल में v1 चला, दूसरे में v2 चला, तीसरे में v3 से चला, तो उसका एवरेज का आंसर होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। चार होते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 4। पांच होते तो चारों का समेशन डिवाइडेड बाई 5 एवरेज। नॉर्मल एवरेज को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इससे ना मैं एक पॉइंट निकाल सकता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि इन एन इक्वल टाइम इंटरवल्स distance a particle travels with uniform speeds v1 v2 v3 and so on, कहाँ तक vn तक। देन जो एवरेज स्पीड होगी वो उन सबका अर्थमेटिक मीन हो जाएगी, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाई n। समझ में आ गया। ये मैंने कब बोला, जब इक्वल टाइम इंटरवल है। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि टाइम इंटरवल, ये बात तब हो रही है जब टाइम इंटरवल इक्वल है। तो इसको बड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मैं गेम में कब खेल रहा हूं, जब टाइम इंटरवल इक्वल है, इक्वल टाइम इंटरवल। क्योंकि अभी आगे मैं बोलूंगा इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पहले ये ध्यान रखो कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी दूरी चली जा रही है तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो उन सबका अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है जी, छापिए। कौन सा बेटा,
ये अरे इसमें T1 की जगह T डाल दिया, T2 की जगह T डाल दिया, इक्वल टाइम इंटरवल है ना। तुम्हारा ये भी डाउट है कि ये कैसे है? देखो डिस्टेंस चाहिए थी मुझे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। ये तो पता है, ये तो बचपन में पढ़ा था अपन ने। तो अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस का नाम S1 रख दूँ, इसका नाम S2 रख दूँ। तो देखिए S1 लिखी हुई है, यहाँ की स्पीड V1, यहाँ का टाइम T1, यहाँ की स्पीड V2, यहाँ का टाइम T2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास S2। ठीक है, अब समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। और किसी के मन में कोई डाउट? नहीं? सर छोड़ना, मोह माया है। देखो भाई, इससे आगे की दुनिया, अभी तक तुमने देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई दूरी हो तो एवरेज कैसे लेना है। इसका केस नंबर 2 अपन देख सकते हैं कि इफ पार्टिकल कवर्स S1 distance with V1 speed, then S2 distance with V2 speed। इस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं। मतलब पार्टिकल तो है वही नालायक, इसने S1 डिस्टेंस करी V1 से और S2 डिस्टेंस करी V2 से। अब तुमको जो चाहिए वो एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी भी नहीं बदला है, ये अभी भी यही है, टोटल डिस्टेंस। ये कभी नहीं चेंज होगा, है ना। तुम कुछ भी कर लो जीवन में, इसका फॉर्मूला नहीं चेंज होगा एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो भी इस छोटी सी बात से सॉल्व होते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। तो टोटल डिस्टेंस इस पूरी यात्रा की कितनी है? S1 प्लस S2। और टोटल टाइम के नाम पे क्या लिखोगे? तो T1 अपॉन T2, T1 प्लस T2 लिख देते हैं, ठीक है। अभी समझने के लिए लिख देते हैं। जैसे अगर मैं इसको लाल रंग से लिख दूं, इसमें अगर मान लो कितना टाइम लिया T1 और इसमें कितना टाइम लिया T2, तो क्या टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ? अरे हाँ ना। तो ये तो हो जाएगा S1 प्लस S2, और ये हो जाएगा तुम्हारा S1 अपॉन V1, और ये हो जाएगा S2 अपॉन। इतना समझ में आ गया? मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी इसके बताया है। बेसिक तो ये बेसिक हो गया। जिस चीज़ के लिए मैंने पढ़ाया है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि इफ़ S1 S2 सारे बराबर हो जाए, मतलब इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर इक्वल, सारी की सारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल हो जाए, मतलब S1 और S2 दोनों बराबर हो गए, किसके बराबर हो जाए? S के। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? S प्लस एस डिवाइडेड बाई एस बाई V1 प्लस एस बाई V2। तो ये कितना हो गया? 2S, नीचे से S कॉमन आ गया, 1/V1 प्लस 1/V2। S से S तो मर गया, तुम्हारे पास ऊपर कितना बचा? 2। नीचे इसकी एलसीएम ले लेंगे तो कितना बचेगा? V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2। तो तुम्हारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये क्या है? इसको कौन सा मीन बोलते हैं? अर्थमेटिक तो अभी बताया था, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। है बेटा, पूरा लिखना है, डायरेक्टली क्यों लिखना है? मैं तो इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो डायरेक्टली लिखने के मूड में। बट गंदी बच्ची। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे स्टॉप करेंगे, है ना। अपन कल फिर मिलेंगे। कल कल कब है? परसों। हाँ परसों। ए धीर बैठ नीचे। अच्छा अच्छा। तो बात यह है कि आप लोग सैटरडे की क्लास मिस नहीं करेंगे, है ना। अपन कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, जो भी सैटरडे की क्लास होगी मॉर्निंग में, वो क्लास मिस नहीं करेंगे, है ना। तुम तो करोगी, है ना। बाकी लोग कंटिन्यूएशन में आएंगे, हम फिर देख पढ़ेंगे इससे आगे।
सैटरडे को आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा जेई मेंस और नीट, लेकिन आपको उस चक्कर में नहीं रहना है। आपको सैटरडे की क्लास अपन रेगुलर ही पढ़ाते हैं। ओके, फिजिक्स में रेगुलर ही चलेगी। वो एक कॉमन मैसेज है ना बना हुआ, तो वो बार बार डालते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।